लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल एंगल हम लोग देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि कोई भी लाइट रे अगर किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा होता है तो इतना तो आप जानते हैं कि वो नॉर्मल से दूर भागता है। तो एक ऐसा एंगल होता है जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये जो आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लिखा गया है और सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल। इस एंगल पर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से इतना दूर भाग जाता है कि वो इस इंटरफेस यानी सरफेस के पैरेलल ही हो जाता है। यानी इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है कि नहीं। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब अगर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ याद है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो यहां पर ध्यान से देखा जाए तो μd sin ic ना लिखोगे तो μd sin ic इज इक्वल टू μr sin 90 डिग्री। तो ये आपने लिखा था μr sin कितना, और आप जानते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आप इस μd को नीचे लेके जाइए तो साइन ic इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। इतना हो जाएगा, म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने कहा कि 90% केसेस में रेयरर मीडियम आपको क्या देगा, एयर देगा। तो उस केस में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ना हो जाएगा। और बाकी अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख लिया जाए तो बाबू ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ic इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मीडियम 1 होगा और म्यू ऑफ डेंसर मीडियम हम कितना ले रहे हैं। तो ये याद करने वाली बात है कि क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है वो 1 अपॉन म्यू होता है। एक्चुअली याद तो ये करना है कि म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर होता है। बोलो, म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर होता है, लेकिन ज्यादा यूज ये होता है क्योंकि 90% केस में रेयरर मीडियम आपको क्या देगा, तो साइन ic होता है 1 अपॉन म्यू या फिर म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। ये सब देख लिया था ना हमने, ये सब देखे थे, क्वेश्चन किए थे हम लोग। ठीक है, ये हो गया था। हाँ, वी वाई साइन थीटा है, तो मुझको याद आ रहा है। ये मैंने कहा था कि पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 23 जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप याद दिलाएंगे ये क्वेश्चन है। अभी करो है के लिए पेज नंबर 23। सुनो हाँ, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। हाँ सुनो, इधर देखो। एक्चुअली बात कुछ ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लगता होगा कि सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है। जैसे ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना लेते हैं, 1.5 लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडियम के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा रे आ रहा है। 1 मिनट में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है और इधर से मान लीजिए रेड कलर का लाइट आया, क्या आया, और मान लीजिए इसमें वॉयलेट कौन है पता नहीं, यही मान लो वॉयलेट कलर का लाइट आया, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ग्लास है ना बाबू, तो ये इसको कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, इसको कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। ऐसा होता है, ये पढ़ेंगे वही ना, पेज नंबर 23 में हमको पढ़ना है। कौन सी? हाँ, एक कॉची का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि शांत रहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम ऑफर किया जाएगा। अब अगर हम वी आई बी जी वाई ओ आर लिखें तो आप जानते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, बात पता है आपको। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो घटता है लगातार, लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस किस पर है, लैम्डा पर है। सबसे ज्यादा लाइट की बात करें, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, रेड का होता है। तो कोई भी मीडियम रेड कलर को सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। सबसे कम लैम्डा किसका होता है, वॉयलेट का।
तो कोई भी मीडियम वॉयलेट कलर को सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। ये पढ़ना है हमको। अरे बोलिए जल्दी। सेम मीडियम है, मीडियम वही है, लेकिन वो रे के हिसाब से भी ट्रीटमेंट करता है। तो इस केस में देखा जाए तो म्यू ऑफ वॉयलेट जो होगा ना बाबू, अब चूंकि वॉयलेट कलर का लैम्डा सबसे कम ना होता है, अरे बोलो यार, सबसे कम होता है। अरे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर पढ़े हो? अरे तो 400 नैनोमीटर कम है ना है। हाँ, तो लैम्डा कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑफर। इवन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ग्लास इसको रेड कलर को ऑफर करता है, यानी म्यू फॉर रेड कलर 1.520, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट 1.525। हम लोग ग्लास के लिए क्या पढ़ते हैं? 1.5। तो डेसिमल के एक प्लेस तक आपको ऐसा लग रहा है कि सेम है, तो इसीलिए काम चला लेते हैं। लेकिन जब तीसरे प्लेस तक जाइएगा तो सेम मीडियम रेड को कुछ और ऑफर कर रहा है, वॉयलेट को कुछ और ऑफर कर रहा है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे? याद रख सकते हो इसको, मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में। तो फिलहाल मैं मिटा दूं इसको जा, या इसमें कुछ अभी ही आप लिखना चाह रहे हैं? दिमाग में लिखिए। हाँ ठीक है। अब आइए तब इस सवाल को हम देखिए लेते हैं। तब बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल कौन से लाइट के लिए सबसे मिनिमम होगा? तो बाबू क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है 1/, हमको इसको मिनिमम करना है। तो अगर हमको आईसी को मिनिमम करना है तो म्यू को, और म्यू इज मैक्सिमम फॉर क्या? म्यू मैक्सिमम करना है तो लैम्डा को मिनिमम, और सबसे कम लैम्डा होता है वॉयलेट है। सबसे कम लैम्डा होता है वॉयलेट कलर का, सबसे कम लैम्डा होता है। तो चूंकि वॉयलेट कलर का लैम्डा सबसे कम होता है, तो वॉयलेट कलर को ऑफर किया गया म्यू सबसे ज्यादा होगा। अगर म्यू ज्यादा होगा तो आईसी कम होगा, यानी सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसके लिए होगा? वॉयलेट के लिए होगा, वॉयलेट के लिए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। अब आ गया रास्ते में तो काहे छोड़ के चले हम लोग, जिस चीज को आगे देखना ही है। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। कल हो गया था, c/2 आया था, अभी मुझको याद है। हाँ ठीक है, ये हो गया था, नहीं हुआ था, पढ़ते हैं ना हम लोग। A ray of light goes from medium 1 to medium 2. Velocities of light in the two media are c1 and c2. Very good. Respectively, for an angle of incidence theta in medium 1, the corresponding angle of refraction in medium 2 is theta/2. अच्छा, medium 1 में theta है और medium 2 में theta/2 है। कौन सा medium is denser medium? या सोच के बता दो। विच मीडियम इज डेंसर मीडियम? अरे जिसमें छोटा एंगल बना है वही ना डेंसर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऊपर वाले को मीडियम 1 बोले, नीचे वाले को मीडियम 2 बोले, तो जाहिर सी बात है मीडियम 1 में एंगल थीटा बना है और मीडियम 2 में एंगल थीटा/, अरे ड्रॉ करोगे तो करोगे ना ऐसे, देखते ही समझ में आ गया। दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम। क्या बोलते हो? चलो ठीक है। विच ऑफ द टू मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई? यही पूछ रहा है जो हम लोगों ने, नहीं, जो हम लोगों ने एनालाइज किया था बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, पता चला कि यही ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो कौन सा बताइए? सेकंड मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एंगल छोटा बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, नॉर्मल की तरफ मुड़ा है। और ऐसा तभी होता है जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है। तो लैंग्वेज में ही बता देंगे हम लोग। 2 नंबर का सवाल है ये। स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन थीटा c1 एंड c2 ना। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं, बोलिए। तो इसका म्यू1 कर लेते हैं। इसका अब देखना सीबीएसई कितना शानदार क्वेश्चन पूछता है। उसने ये नहीं कहा है कि म्यू1 म्यू2 और थीटा के बीच का रिलेशन बताइए। वो कह रहा है इसमें लाइट की स्पीड शायद c1 है और इसमें लाइट की स्पीड,
हाँ, तो C1 C2 और थीटा के बीच का एंगल बताइए। हम अभी फिलहाल कर क्या पाएंगे? स्नेल्स लॉ लगा पाएंगे। तो बताइए स्नेल्स लॉ आप लगाइएगा तो क्या लिखिएगा? μ1 साइन थीटा बराबर μ2 साइन थीटा बाई 2, यही ना? बोलो। अब एक काम करो, एक काम तुम यूं करो कि तुम μ1 बाई μ2 कर लो और इधर कर लो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन। अभी अगर इसी फॉर्म में आप इसको छोड़िएगा ना तो मजा नहीं आएगा। आप इस साइन थीटा को थोड़ा तोड़िए। तो आपको याद है हमने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल्स में कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 नहीं आ जाता? सब लोग बोल रहा है। अगर यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा आधा है। अगर यहाँ हाथी तो यहाँ हाथी बाई 2 ना होगा? हाँ, थीटा तो थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इधर तो हम लोग μ1 बाई μ2 रहने देते हैं, ऊपर में साइन थीटा बाई 2 है रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई समझ में आया? नहीं, ये एक अच्छे स्टूडेंट को मिल जाएगा हिंट ऊपर से कि क्या करना है। वो दिख रहा है कि थीटा बाई 2 है तो वो कोशिश करेगा कि इसको भी थीटा बाई 2 बना ले। ठीक है, कट गया। अब एक बात बताइए, μ1 बाई μ2 इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है, अरे पढ़ा है कुछ दिन पहले कि μ1 बाई μ2 इज इक्वल्स टू होता है V2 बाई V1। तो यहाँ V2 बाई V1 ना कह के C2 बाई C1 ना बोलेंगे। तो μ1 बाई μ2 की जगह पे हम C2 बाई बराबर 1 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अब अपन में कहीं के लिए लिखेगा? पलट लीजिए। तो पलट लीजिएगा तो C1 बाई C2 हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई, ये रिलेशन है C1 C2 और थीटा के बीच में। क्या बात है? अरे ये तुमको समझ में आया? तो ये CBSE ने पूछा है 2013 में। ठीक है, दोबारा किसी को समझना होगा तो बताओ। क्या? हाँ ठीक है, ठीक, क्लियर है ये? आगे बढ़ सकते हैं क्या? डिफाइन द टर्म क्रिटिकल एंगल बता देंगे। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्रैक्टेड रे, हाँ, दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस के पैरेलल हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये अब करोगे यार, ये सब तुम करना, सब वही है। ठीक है, अगला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आई थिंक ये नाम तुमने पहले भी सुना है 10th क्लास में। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सुनिए, हम जानते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कि कुछ इस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक रे को भेजा और डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागता है, याद आया? बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसको और घुमाइए, हल्का सा, अच्छा घुमाइए। चलिए, मान लीजिए ये हरा वाला रे है, बोलो बाबू। अब पता चला कि ये एंगल ना बढ़ के क्रिटिकल एंगल बन चुका है, बहुत बड़ी। क्या होगा? पैरेलल हो गया, बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा घूमेगा, ये भी थोड़ा सा घूमेगा, नहीं समझ में आया? इसको थोड़ा और घुमाओ, लो ये देखो, थोड़ा सा हल्का सा घुमाया तो ये हल्का सा नीचे ना आ जाएगा। ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई दिक्कत इसमें? अरे जब ये लाल था तो ऊपर निकल गया था क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल है। ये बोलना रे, जब ये हरा हुआ यानी क्रिटिकल एंगल पर गया है, पैरेलल टू द सर, तो हल्का सा खिसकाओगे तो ये हल्का सा इधर आया, और हल्का सा खिसकाओगे अंदर ही चल गया। नहीं समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? कोई है जो कुछ कहना चाह, तुम कुछ कहना चाह रहा है और कोई कुछ कहना चाह रहा है? कितने लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले हाथ उठाइए। नहीं, 2 3 4 5 आदमी कुछ कह, तुम बताओ तुम क्या कहना चाह रहे? क्या बाबू? हाँ, सेम मीडियम में लौट आया। अब पता नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है,
लेकिन यहां प्रॉब्लम है, ये रे अपने ही मीडियम में लौट आया है, और जब रे अपने ही मीडियम में लौट आए तो इसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है कि रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ना फॉलो करेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल आई बराबर एंगल, तो किस एंगल से तुमको ये और ये बराबर लग रहा है? नहीं ना लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही तुम इसको खिसकाओगे ना थोड़ा सा भी, ए बोलो, तो एक के बार ये यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा, ताकि बाबू जय तेरे की ज्यादा ही मुड़ गया ये, कोई बात नहीं है, पहुंचाते हैं ना इसको हम लोग। यहां पहुंच जाएगा ताकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो सके। तो देखो हो क्या रहा है, इसको आप खिसका रहे थे ना ऐसे, तो ये यहां तक तो आएगा, एक के बाद खटाक से यहां पहुंचेगा। इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे बाहर गया ही नहीं, अंदर ही रह गया। अच्छा, टोटल वर्ड क्यों लगाया जाता है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूं। बोलो हाँ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप कैसे डिफाइन करिएगा? जब भी कोई लाइट रे या कोई लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा होता है, और अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो बाहर निकलने का बजाय वो अपने मीडियम में वापस लौट आता है। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ ये एक इंसिडेंट रे है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये जो एंगल ऑफ वो एक्चुअली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये रे बाहर नहीं निकलेगा, ये रे अंदर ही लौट आएगा, और कुछ इस तरीके से लौटेगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर भी रहेगा। बोलिए ना। तो कोई आपसे पूछेगा कि टी आई आर का कंडीशन क्या है, तो आप बता दीजिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब एक काम करिए, आप दोनों साइड साइन लगाइए, तो बाबू साइन आई शुड बी ग्रेटर देन, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि साइन आई सी होता है म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। ये पढ़ा अभी ना? तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ क्या? डेंसर हो जाएगा। हाँ बोलिए। चलिए, अगर मान लीजिए रेयरर मीडियम एयर है, रेयरर मीडियम कौन है? ये रेयरर मीडियम कौन है? और तब कोई लाइट रे इस तरीके से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो उस केस में हम म्यू ऑफ रेयरर मीडियम कितना लेंगे? 1। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम मान लीजिए हमने म्यू मान लिया, तो ये कंडीशन बन जाएगा साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। ठीक है? तो एक्चुअली देखा जाए तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही ना है, लेकिन कोई पूछेगा तो आप उसको ये दोनों बात बताइएगा। पहले बताइएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन 1 बाई म्यू से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, 1 बाई म्यू तब जब ऊपर वाला मीडियम एयर हो, और 90% केस में एयर ही देगा। बोलो। लेकिन अगर एयर ना दे तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, साइन आई शुड बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। अब देखिए आपकी किताब में ये सब लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, बिहार बोर्ड ने पूछा है 2021 और 2016 में दो नंबर में। तो 2016 में पहले क्या पूछा वो देख लेते हैं। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? समझा देंगे। लाइट रे डेंसर से रेयरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से ज्यादा, तो वो दूसरे मीडियम में जाने की बजाय अपने ही मीडियम में लौट आएगा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहता है कि व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर इट? तो द फर्स्ट कंडीशन इज कि आई शुड बी ग्रेटर देन, अपना फोटो तो आप बना लीजिएगा, मैंने ये जो चीज हमने लिखा था ना, इतना सब लिख दीजिएगा आप भी। तो आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी, एंड द सेकंड कंडीशन इज कि साइन आई शुड बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, एंड फॉर एयर ये भी लिख दीजिएगा, मन करे ये भी लिख दीजिएगा, काहे कि पता नहीं बिहार बोर्ड है तो उसको ये चीज पता भी है कि नहीं।
काहे कि वो लोग कहीं हो सके तो यही रट के बैठा हो। हाँ क्या बीता से, ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब एयर के लिए ये आएगा ना, तो ऐसे कंडीशंस लिख दीजिएगा, 2 नंबर दे देगा। तो ये है 2016 का क्वेश्चन। अब यही से टीपा गया है 2021 के लिए, लेकिन बिहार बोर्ड अपने रिजल्ट को ज्यादा सुधारने के लिए देखिए सेम क्वेश्चन चुराया है। ऐसा थोड़े होता है कि बिहार बोर्ड बैठ के क्वेश्चन सेट करता है। वो जाता है खजांची रोड से गोल्डन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदता है, समझ रहे हो? हाँ, अपने मर्सिडीज से उतरता है और उसमें से प्रीवियस ईयर आंख मूंदता है, ऐसा करता है ये। अच्छा तो इसको लेके डन, कोई बात नहीं है। तो 2021 में क्या पूछा है? तो 2021 में सेम चीज पूछा है, बस ये नहीं पूछा है, खाली बोला है कि कंडीशन बता दीजिए, 2 नंबर हम आपको दे देंगे, है कि नहीं? नहीं हो जाएगा ना। आइए, ये बिहार बोर्ड ने 2011 में पूछा है। कहां पूछा है? 2011 में पैराग्राफ पूछने का उसको मन किया है और पूरा गुड़ गोबर किया है। अब आइए समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पहले तो यहां कुछ बातें वो बता रहा है कि इन फिगर, शांत रहिए, इन फिगर लाइट रिफ्रैक्शन इज शोन एट द ग्लास एयर इंटरफेस। ऊपर एयर, नीचे बड़ी पागल है। नहीं, अब मैं नहीं क्लेम कर सकता हूं कि ये मेरी गलती है कि, अब पता नहीं, हो सकता है तब ये ग्लास हो। हाँ ये मेरी ही, मैं अपनी गलती मान लेता हूं, आई अपोलोजाइज, ठीक है मेरी ही गलती हो सकती है, वाटर की जगह, ठीक है ग्लास की जगह वाटर हो गया होगा, तो कोई बात नहीं है। ग्लास एयर इंटरफेस है ये। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो दिख रहा है रेयरर टू डेंसर जा रहा है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। तो ये जो बता रहा है वो एक्चुअली हमको सब पता है पहले से। हाँ, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो लेस देन क्या होगा, ये सब पता है हमको। यानी कुछ ऐसा यहां से हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिला, जो मिला वो हमको पता था। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई डैश, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब ये आई डैश बोल रहा है और बोल रहा है आई डैश ग्रेटर देन क्या होगा, आई होगा। ए बोलो, हाँ तो अभी को नया फोटो बना लो, ठीक है बोलो, नया फोटो बना लो। लो लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश ग्रेटर देन आई है। नहीं समझ में आया, देखो हमने को नया फोटो बना लिया, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो क्वेश्चन ने दिया है वो आई है। अरे फोटो में जो दिया है वो क्या है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या लेना है, और जो बड़ा होना चाहिए आई से। हाँ तो बड़ा बना दिया मैंने, तो क्या होगा, ये बेचारा ऐसा घूमेगा है। तो ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आई डैश के बराबर होगा। आई डैश के बराबर होगा, बराबर तब होता है जब सीधा जाता। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई डैश के ग्रेटर देन आई डैश ना, आई डैश से बड़ा होगा। तो ये आई डैश से बड़ा है, आई डैश से, तो आई डैश से छोटा ही ना होगा। नहीं समझ में आया, तो हो गया, यही आंसर होगा। हाँ, अब ये फालतू सवाल इसलिए है क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ इसका समझ ही में नहीं आया। ये कहना क्या चाह रहा है, आई डैश ग्रेटर देन आई देके ये बोलना क्या चाह रहा है? कोई तुक है उसका? अरे वो नॉर्मल ये भी बोलता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन आई, इक्वल टू आई, लेस। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है। बोल रहा है कि आई डैश ग्रेटर देन आई है, बोलिए, और उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर आई डैश के ही फॉर्म में पूछ रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आया? ठीक, अरे बोलो ना, चलो ठीक है। उसी पैराग्राफ का ये अगला पार्ट है एक्चुअली। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश जो है ना, आपकी बार ग्रेटर देन 2i है, तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2i होगा, ग्रेटर देन 2i होगा, लेस देन 2i होगा, नॉन ऑफ दीज होगा।
ये बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत ही घटिया तरीके से गलत क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत, अब तक हम माफ करते आ रहे थे ना, आज सही बता रहा हूं, माफ करने का मन नहीं कर रहा है। ज्यादा तेज बनने के चक्कर में क्या पूछा है इसको खुद नहीं समझ में आया है। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को प्रूव कर लें कि कैसे ये एक घटिया क्वेश्चन है। सुनिए, पहली बात कि आई के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि आई 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 50 डिग्री है कि 60 डिग्री है, पता है? नहीं पता है। तो हम आई कुछ भी ले सकते हैं। हमको मन करेगा हम 1 डिग्री लेंगे, हमको मन करेगा हम 70 डिग्री लेंगे, ले सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आई जो है, हम सबसे पहले आई पता है कितना ले लेते हैं? हाँ चलो हम लोग 1 डिग्री लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 डिग्री लेते हैं। अरे बोलो ना, आई कितना लेते हैं? 1 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो तुम मुझको बताओ कि तब इस केस में अगर आई हमने 1 डिग्री ले लिया तो बताओ आई डैश 2i से ज्यादा होना चाहिए। ए बोलो, तो हम आई डैश ना 2i यानी 2 डिग्री से ज्यादा लेने वाले हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री से ज्यादा लेने वाले हैं ना, तो हम ले लेते हैं 89 डिग्री। हमको 2i से ज्यादा लेना है। हम कुछ 90 डिग्री तक हम कुछ भी ले सकते हैं, हम क्यों नहीं 89 डिग्री लेंगे? अरे बात समझ रहे हो? 2i से ज्यादा लेना है। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तो हाँ, हम 89 डिग्री ले लेते हैं। अच्छा ज्यादा ले लिए क्या? हाँ ठीक है, 89 डिग्री लो ना। तो तुम मुझको बताओ कि अगर तुम 89 डिग्री पर भेज रहे हो, शांत रहो रे बच्चों, ये तुम कहां भेज रहे हो? कुछ ऐसा कलर जो दिखे यार। 89 डिग्री पे भेज रहे हो, ये 89 डिग्री है। तो तुम बताओ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा एकदम, मतलब 89 डिग्री तो नहीं होगा, उससे कम होगा ना, मुड़े तो मुड़ के क्या लग रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री आ जाएगा, एक ही बार खटक से मुड़ के यहाँ चला जाएगा। जी नहीं, बहुत ज्यादा मुड़ेगा, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री, यही ना मुड़ेगा। तो आप बताइए कितना मोड़ के इसको क्या लिखा जाए? बताइए, कुछ 60 डिग्री लिख लिया जाए? बहुत खतरनाक मीडियम है ये, एकदम उसने इतना मोड़ दिया, तभी भी 60 डिग्री 70 डिग्री ही ना रहेगा। ऐसा तो आप भी समझ रहे हैं कि 89 डिग्री पे आपने भेजा है तो मुड़ के ऐसा 1 डिग्री या 2 डिग्री पे नहीं आएगा। अरे यार, तो तुम बताओ ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया है क्या वो ग्रेटर देन 2i आया है कि नहीं? क्योंकि 2i का मतलब तो 2 डिग्री ना होगा। अरे बोलो ना, तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 2i आया है अगर हम i को 1 डिग्री मान रहे हैं तो, और i डैश को 89 डिग्री मान रहे हैं तो। ठीक, अब सुनिए, i अपने से मानना था, तो जब मानना था तो एक दूसरे इंसान ने, मान लीजिए इसने माना था, ओए मान लो इसने माना था i 1 डिग्री और i डैश 89 डिग्री, इसको मानना है। मानेगा तुम जाएगा कहां? ये मान रहा है आई इसने 30 डिग्री मान लिया। तो आप बताइए आई जो है, आई कितना? तो बाबू आई अगर 30 डिग्री रे तो 2i कितना? 60 डिग्री, और आई डैश जो होना चाहिए 2i से ज्यादा होना चाहिए। अरे बोलो, हम 61 डिग्री लेंगे, हमको 2i से ज्यादा ना लेना है। हम कितना लेंगे? हम 61 डिग्री पर भेज रहे, ये देखो हम 61 डिग्री पर भेज रहे। तो अगर तुम 61 डिग्री है, कितना है? ये 61 डिग्री है, 61 डिग्री। तो तुम बताओ सीधा तो नहीं ना जाएगा, तो मुड़ेगा। तो कुछ मोड़ के बताओ कितना मोड़ा जाए? 61 डिग्री पे भेजा तो मुड़ के क्या होगा? अरे तो 60 होगा, 59 डिग्री पर जाएगा, 55 50, ऐसा ही ना। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब इस, चुप एकदम, ऐसा भी नहीं है कि अगर ये ग्लास है तो बस 1 डिग्री मोड़ेगा, अच्छा खासा मोड़ेगा ये है। कुछ अपने से बोलो बाबू, कुछ 61 पर भेजा तो कुछ ऐसा, चलो
50 डिग्री कर लें। अब आप बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है वो 2i से, तो इस केस में आर 2i से छोटा आया, उस केस में आर 2i से बड़ा आ रहा है। ना हमको आई के बारे में पता है, ना हमको आई डैश के बारे में पता है। तो देखा जाए तो ये भी आंसर हो सकता है किसी एक केस में, तो ये भी आंसर हो सकता है किसी दूसरे केस में। और बाबू 1 मिनट रुक जाओ, ग्लास छोड़ के अगर कोई दूसरा मीडियम हो जाए ना, तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं कि बस वो इसको 1 ही डिग्री मोड़े, तो उस केस में ये 60 डिग्री आएगा और तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2i के बराबर भी हो जाएगा। यानी उस केस में तब ये भी हो सकता है। तो 1 मिनट रुकिए, अब नन ऑफ दीज एक गलत ऑप्शन क्यों है? क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा, जबकि इन्हीं में से कोई एक है। तो नॉन ऑफ दीज भी तो हम नहीं बोलेंगे। सही आंसर होना चाहिए आइदर ए और बी और सी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ आई एंड आई डैश, ये होना चाहिए। तो ये एक निहायती गलत क्वेश्चन है ये। इसने क्या पूछा है इसको खुद पता नहीं है कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा इधर देख लीजिएगा, शांत हो जाइए। बिहार बोर्ड ने क्या बोल रहे हो? अब पहले तो थोड़ा सा ये सस्पेंस है कि इसने ये वाटर ही था कि ग्लास था, पता नहीं, तो हम दोनों के लिए देख लेंगे। अच्छा, ग्लास है तो और बढ़िया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, शांत हो जाइए। हाँ, अगर ये ग्लास है तो बात पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पे TIR हो जाएगा। बोलो ना, क्या पूछ रहा है कि कौन से एंगल पे TIR होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि TIR के लिए रे को डेंसर से रेयरर में भेजना होता है कि रेयरर से डेंसर में? डेंसर से रेयरर में, पहले तो ये समझ लीजिएगा। तो अगर मान लिया जाए कि ये आपका ग्लास है, बोल रहे बच्चों, और ये आपका क्या है? एयर है, बोलिए। तो इस केस में अगर आप चाहते हैं TIR हो तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1/μ, क्योंकि ऊपर वाले को हम लोग क्या मान रहे हैं? एयर मान रहे हैं ना जी। हाँ, अब आप बताइए कि ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 होती है, या देखा जाए तो 3/2 होती है। तो कहने का मतलब है कि साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 3 ना सॉरी, म्यू की जगह पे ना 3/2, तो 1/3/2 ऐसा लिखोगे तो मिला जुला के ऊपर जाएगा। तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन क्या? 2/3। अब आप 2/3 का मतलब है 0.666666, आई थिंक यही ना होता है। हाँ, 18, ठीक है। यानी साइन आई शुड बी ग्रेटर देन क्या? 0.6666, ऐसा होना चाहिए, यानी 0.67 आप इसको कह सकते हैं। तो अब हम ना चेक कर लेते हैं सबके लिए। पहले 30 डिग्री के लिए चेक कर ले, सबसे छोटे एंगल के लिए। तो आप बताइए कि साइन 30 डिग्री, नहीं, पैराग्राफ में शांत रहिए ना। पैराग्राफ में इस फोटो का जिक्र किया है, और जब यहाँ क्रिटिकल एंगल का जिक्र कर दिया, सॉरी TIR का जिक्र कर दिया ना, तो मीडिया हम वही लेंगे, रे को बस नीचे से ऊपर भेजेंगे। और बिहार बोर्ड है ना, तो बिहार बोर्ड में से बीच में सर मत बोला करो, वो जो बोल रहा है चुपचाप मान लिया करो। हम क्वेश्चन के बेसिस पर डील कर रहे हैं। हाँ, आओ 30 डिग्री के लिए चेक करते हैं। तो अगर 30 डिग्री पे TIR होगा, इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो आप बताइए साइन 30 डिग्री होता कितना है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2 का मतलब 0.5। क्या साइन 30 डिग्री से ज्यादा आया? नहीं ना आया बाबू, शांत रहो और बोलो।
इसका मतलब हुआ कि 30 डिग्री पे TIR नहीं होगा। जल्दी बोलिए। आइए हम लोग देखते हैं 48 डिग्री। तो सुनो ना, 48 डिग्री किसी को नहीं पता है, तो 48 डिग्री के आसपास कौन आता है? 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री पे TIR हो गया होगा तो 48 पे तो ऑब्वियसली होगा। नहीं समझे? ओए, अगर 45 पे TIR हो गया है ना तो 48 पे तो अपने आप होगा, है कि नहीं? तो यहां जो है, हाँ थोड़ा इधर देखिएगा, यहां जो है साइन 45 डिग्री हम लोग चेक कर लेते हैं। ये आता है 1/, अब 1/√2 का मतलब हुआ √2/2। अरे ऊपर नीचे √2 से डिवाइड करो ना। 1.414 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 0.707। आप बताइए साइन 45 डिग्री क्या 0.66 से ज्यादा है? ओ माय गॉड, इसका मतलब हुआ 45 डिग्री पर ही TIR हो जाएगा। तो जब 45 डिग्री पे ही TIR हो जा रहा है तो 48 डिग्री पे तो ऑब्वियसली होगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 50। अरे अब इसके बाद तो आप घुमाते रहिए, वो रे बाहर थोड़े जाने वाला है, वो अंदर आ चुका, वो अंदर ही रहेगा। सवाल है कि 90 डिग्री का क्या करें? बाकायदा 90 डिग्री पर भी हम लोग TIR मान के चल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब हुआ कि हमने जस्ट इंटरफेस के पैरेलल भेज दिया है। तो बाहर तो नहीं ना जा रहा है, अंदर ही ना रहेगा। अरे बोलो ना। तो हम बोलेंगे, लेकिन फिर भी ये उतना खूबसूरत आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि 90 डिग्री पे भेजने का मतलब, अरे नॉर्मल से 90 डिग्री पे भेजने का मतलब है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो सरफेस के पैरेलल पैरेलल निकलता चला जाएगा। हे भगवान, वो सरफेस से कभी टकराएगा ही नहीं। धैर्य तेरे की। तो जब टकराएगा नहीं तो क्या रिफ्रैक्शन और क्या रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए अगर हमको कोई एक चुनना होगा तो उसमें से हम किसको चुनेंगे? हम 48 डिग्री को चुनेंगे। नहीं, 48 डिग्री पे TIR हो रहा है ना, तो फॉर नो वैल्यू क्यों बोलेंगे? तुम बिहार बोर्ड से है? बिहार बोर्ड से नहीं ना, तो चुपचाप मास्क लगा के बैठो। ओए बिहार बोर्ड वालों, कोई दिक्कत है? क्या बात है? ठीक है, जो बातें मैंने कही वो समझ में आया? हाँ, चलिए कंडीशन बताते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हो जाएगा। अरे I ग्रेटर देन IC, साइन, अरे लड़का रे, तुम लोग साइन I ग्रेटर देन IC और साइन IC ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयरर अपन म्यू ऑफ डेंसर, ऐसा हम लोग बता देंगे, फोटो तो भी बना देंगे। फिर बोल रहे राइट द रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल फॉर गिवन पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। तो यही ना है कि साइन IC शुड बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयरर अपन म्यू ऑफ डेंसर, यही ना जा जा साइन IC बोल रहा हूं, साइन I, अरे फॉर TIR एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन होना चाहिए वो म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर से ज्यादा होना चाहिए। तो पहला वाला में तो हम ये लिख देंगे I ग्रेटर देन IC ना, दूसरा वाले में ये प्रूफ करके बता देंगे। 2 नंबर का है, आपको ये 2 नंबर दे देगा। पता नहीं क्या समझ में आ रहा है कि क्या छोड़ दिया जाए, क्या बोलो? लग ही नहीं रहा है तुम लोग ध्यान दे रहा है। नहीं, ब्रेक नहीं दूंगा मैं, बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा मैं, तो अभी ध्यान दीजिए। अंडर व्हाट कंडीशंस क्या चाह रहे हो तुम लोग? क्या कम कर दो? अंडर व्हाट कंडीशंस under what conditions is the phenomenon or total है? सेम क्वेश्चन है, कंडीशन बताना है और रिलेशन बताना है, सब बता देंगे हम लोग। हाँ इस पर आते हैं, इस पर आते हैं, चलिए करिए जल्दी। नहीं नहीं करिए करिए, ये सवेरे कुछ लोगों ने बताया था इसका सही आंसर।
हाँ ये करिए। अच्छा पहले कुछ बातें बता दूं मैं, सुनिए एक मिनट, इधर देखिए। जब कभी भी कोई लाइट रे, शांत रहिए, चलिए ऊपर वाले रेयरर रेयरर और नीचे वाले को डेंसर मीडियम मानते हैं हम लोग। जब कभी भी कोई लाइट रे एकदम नॉर्मली इंसिडेंट होता है ना, नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कहीं मुड़ता मड़ता वो सीधा आएगा तो सीधा जाएगा। नो मैटर कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से वो सीधा ही जाएगा। रीजन क्या है बता देता हूं। इस केस में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो नॉर्मल भी तो ऐसा ही ना होगा। तो आप बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना? 0। तो आई 0 ना हो गया? ए बोल ना रे। हाँ आई 0 हो गया। तो मान लीजिए कि इसका म्यू आर है, इसका क्या है मान लो, ऐसा म्यू डी है। तो जब आप स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो आप लिखिएगा म्यू आर साइन 0 डिग्री बराबर, म्यू आर साइन 0 डिग्री बराबर म्यू डी असाइन आर होगा ना, आर ही हमको निकालना है। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? तो ये पूरा 0 हो गया, म्यूडिया भी इधर जाके 0 हो जाएगा। तो साइन आर हो जाएगा 0, तो आर बराबर भी कितना? इसका मतलब हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही होगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तभी 0 होगा जब ये सीधा निकल जाएगा। नहीं समझे? तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रे मुड़ता नहीं है, वो एकदम सीधा जाता है। वो चाहे आप रेयरर से डेंसर में भेज रहे हो, चाहे डेंसर से रेयरर में भेज रहे हो। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर वो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने बता दिया। बोलिए जल्दी। रे आएगा सीधा, करना क्या है उसको वो बताओ पहले। बंद करना है। हो गया। रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए ये बिल्कुल सीधा निकल गया है। ठीक है, सुनिए, चलिए ये मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये कहानी है एक प्रिज्म की। लिखा हुआ है लाइट रेज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू वन फेस ऑफ 90 डिग्री प्रिज्म। पहले बताइए आपको प्रिज्म के बारे में पता है? प्रिज्म की कितनी फेसेस होती हैं जनरली? 5 फेस होता है। प्रिज्म का 5 फेस होता है, 4 फेस होता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। मैं 3D में बना के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कितना फेस होता है। हाँ, ये आपको समझ में आ रहा है क्या है ये? कितना फेस आपको नजर आ रहा है? गिन लो, गिन के बता दो। गिनती आता है तुमको? तो ये नीचे वाला बेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, 3 गो हो गया। एगो सामने से ट्रायंगुलर, एगो पीछे से ट्रायंगुलर, 5 फेस नहीं हो गया? तो हम बार बार ऐसे 3D में नहीं ड्रॉ करेंगे, फुर्सत नहीं होगा हमारे पास। तो हम जस्ट सामने से देखेंगे तो हमको सिर्फ इतना ही ना दिखेगा। तो इसीलिए प्रिज्म को ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। अदरवाइज इसके भी 5 फेसेस हैं। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आया हो तो अपना सीधा निकल गया है। अब यहाँ रे ऑफ लाइट ना ग्लास से एयर में जाने वाला है। पता नहीं प्रिज्म किसका बना है, कुछ बता रहा है? हाँ, ग्लास एयर। ग्लास से कहाँ जाने वाला है? तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो TIR वाली बातें हो सकती हैं। बोलिए। हाँ, तो यहाँ TIR हुआ भी है। क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि TIR हुआ है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, पहले तो ये बताओ ये कितना होगा? अरे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को ही ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? कैसे 45 डिग्री होगा? तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना? 45 होगा। और बाबू ये पूरा 90 होता है, ये और ये परपेंडिकुलर ना है। तो चूंकि ये पूरा 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? यानी हमको पता चल गया कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। बोलिए जल्दी। अब सुनिए, कंडीशन TIR का ये होता है कि साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1/μ, यही होता है। आई इस केस में कितना है?
तो साइन 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू. यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री? यस, इट इज 1 बाई रूट 2 शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू. आप इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो बताइए क्या होगा? म्यू ग्रेटर देन, तो बताओ बाबू रूट 2 की वैल्यू एक्चुअली होती कितनी है? तो म्यू जिसके लिए भी 1.414 से ज्यादा होगा, जिसके लिए भी म्यू 1.414 से ज्यादा होगा, उस मीडियम के लिए 45 डिग्री पे TIR हो जाएगा. नहीं समझा? ये लड़का देखो नहीं समझा. नहीं, ऐसा मत बोलो किसी को नहीं समझ में आया. कितने लोगों को ये समझ में आया है? नहीं आया है? कुछ लोग आया है. देखिए ये लोग हाथ उठा रहे हैं. बताओ, इस पूरे क्लास में बस ये 5-6 लोग मेरे अपने हैं. इन लोगों को लगा था कि सर का इज्जत जाने वाला है. ईमानदारी से हाथ उठाए थे. ठीक ठीक. नहीं नहीं, मैं बता दे, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है. नहीं नहीं, आप ध्यान से देखिए, इधर टाइम नहीं है ज्यादा. और कहानी जो है वो, कहानी की शुरुआत होती है एक प्रिज्म में हो रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, जिसमें ये हुआ है. तो इतना आपको, आप सारे लोगों को देखिए, यहां से लेकर वहां तक सारे लोगों को ये समझ में है कि 45 कैसे हो गया ये. तो ये समझ में है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है. ये आपको समझ में है. तो आपको ये पता है ना कि अगर TIR हुआ है, हेलो, अगर, तो साइन आई 1 बाई म्यू से बड़ा होगा. ये समझ में आया है ना? ये समझना क्या है? अभी तो हमने डिराइव किया था. समझना क्या है? दिस इज द कंडीशन ऑफ TIR. साइन आई जब तक बड़ा नहीं होगा 1 बाई म्यू से, TIR होगा ही नहीं. तो अगर TIR हुआ है तो ये हुआ है. अब साइन आई यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2 आपको पता है ना? ये आपको पता है? ये कोई ऐसा है जिसको ये चीज नहीं पता था? ये सर नहीं समझ में आया. ये भी सबको, हाँ. तो 1 बाई रूट 2 शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई म्यू. अगर आप चाहते हैं कि TIR हो, हेलो, अगर आप चाहते हैं कि TIR, तो 1 बाई रूट 2 जो कि साइन 45 की वैल्यू है, शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू. और इसको इधर लेके गए, इसको उधर ले गए. ये भी आपको समझ में आया होगा? आपको समझ में आया होगा? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि TIR हो, तो म्यू को रूट 2 से ज्यादा होना पड़ेगा. म्यू अगर रूट 2 से ज्यादा होगा तभी TIR होगा. किस एंगल पर? ये सारी कहानी 45 डिग्री पे हो रही है. अगर आप चाहते हैं कि 45 डिग्री पे TIR हो, 45 डिग्री पे TIR, म्यू को ज्यादा होना पड़ेगा रूट 2 से. रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414. यानी अगर आप चाहते हैं कि 45 डिग्री पे TIR हो, म्यू को 1.414 से ज्यादा होना पड़ेगा. तो जिस भी मीडियम के लिए म्यू, जिस भी मीडियम के लिए म्यू 1.414 से ज्यादा होगा, उस मीडियम में 45 डिग्री पर TIR हो जाएगा. फिर नहीं समझ में आया तो मैंने नया क्या समझा दिया जो पिछली बार नहीं समझा? पागल तुम लोग बनाते हैं हमको. वही चीज फिर दोबारा बता दिया तो समझ में आ गया. उस टाइम ध्यान कहीं और था. ये लड़का देखो सही पकड़ रहा है. पहली बार में ख्यालों में खोए रहते हो, दूसरी बार में सर दोबारा समझाइए. पागल आदमी का. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. दो ट्रांसपेरेंट मीडिया, हेलो, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया जो हमको सबसे ज्यादा मिलता है, ग्लास और वाटर. तो बताओ म्यू ऑफ ग्लास कितना होता है? 1.5. और म्यू ऑफ वाटर कितना होता है रे बाबू? 1.33 ना होता है? हेलो, होता है ये? तो ये बताओ क्या ग्लास के लिए म्यू जो है वो 1.4 से ज्यादा है? ग्लास के केस में 45 डिग्री पर TIR होगा, एकदम होगा. आप समझ रहे हैं? हाँ. वाटर का म्यू 1.4 से
कम है। यानी वाटर के केस में अगर ये पानी है, हेलो क्या है, पानी है, और तुम सोचोगे कि 45 डिग्री पर भेज के TIR करा ले, नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। लिख लो कहीं, पानी के केस में TIR होता है 48.6 डिग्री पर। लिखिए क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। दो बातें देखिए आपको लिखना है, किताब में लिखो, किताब में, इधर उधर नहीं लिखो। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर कितना, 48.6, 48.6, 48 मीन्स 48.6। तो इसका मतलब हुआ कि अगर चाहते हैं कि पानी में TIR होना, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को 48.6 डिग्री से ज्यादा रखना पड़ेगा। 50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर TIR हो जाएगा, लेकिन 45 डिग्री पर TIR नहीं होगा। लेकिन एक और लाइन लिखिए, लिखिए ग्लास के केस में 45 डिग्री पर TIR हो जाएगा। ग्लास के केस में 45, तुम लोग का नहीं लिखता है, होशियार बनता है। ग्लास के केस में 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर TIR हो जाएगा। आंख मूंद के अगर ग्लास के केस में रे कितने डिग्री पर आ रहा है, 45 डिग्री पर आ रहा है, तो आप उसको TIR करा लीजिएगा। क्लियर है, बोल डालो। ये देखो बच्चों, ये सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है। इसमें भी देख रहे हो वही सब है। इसमें भी बताइए ये थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, और इस केस में भी तब म्यू शुड बी ग्रेटर देन क्या, √2। और यही चीज ये पूछ भी रहा होगा। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ TIR हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम होना चाहिए √2, यानी 1.414। ये इतना होना चाहिए, या इससे ज्यादा होगा चलेगा। और बोल रहा है कि गिव रिलेटिव कैलकुलेशंस, तो जाहिर सी बात है ये सब हम लोग कैलकुलेशन करके ही ना लाए हैं। तो ये कैलकुलेशन करके ये आंसर ला दीजिएगा। CBSE आपको 2 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए ये समझिएगा। अब सुनिए ध्यान से, सेम मीडियम, बस हो गया, ज्यादा नहीं है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 2 डिफरेंट कलर के लाइट सेम मीडियम में जाए, फिर भी दोनों को ये सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर नहीं करेगा। रेड कलर को कुछ और ऑफर करेगा, ग्रीन कलर को कुछ और ऑफर करेगा, येलो कलर को कुछ और ऑफर करेगा। तो ऐसी ही कहानी है यहां पर। हो ये रहा है कि यहां पर 2 मोनोक्रोमेटिक रेज, 2 अलग अलग रेज हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। तो ये एक सिंगल कलर का है, ये एक दूसरे सिंगल कलर का है। धैत तेरे की, अरे 2 आदमी है लेकिन दोनों सिंगल है। गजब कर रहे हो तुम। 2 अलग अलग आदमी हैं लेकिन सिंगल सिंगल हैं। तो ये मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया कि ये यहां पर एक सिंगल कलर रेड है, यहां एक सिंगल कलर ग्रीन है, ऐसा है। तो पहले वाले को ये ऑफर करता है 1.35, इसको ऑफर करते हैं। म्यू फॉर 1 बताओ कितना है, 1.35, और म्यू फॉर 2 कितना है, 1. बोल रहा है कि दोनों में से किसका TIR होगा। अरे ग्लास ना है, सॉरी ग्लास नहीं कहिए, 45 डिग्री पर ना इंसिडेंस हो रहा है। ये इंसिडेंस किस एंगल पे होगा। तो इसके लिए तो वो रट लीजिए आप कि अगर आप चाह रहे हैं कि TIR हो तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन क्या, यानी म्यू शुड बी ग्रेटर देन, बताओ ना किसका म्यू 1.414 से ज्यादा है, किसका, इसका TIR होगा, इसका नहीं। हो गया, बस देख रहे हो कितना डीप में जाके CBSE क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, तो इसका TIR हो जाएगा, हेलो, लेकिन इसका TIR बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि बच्चों पहले वाले रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम है, जबकि म्यू को ज्यादा होना चाहिए ना उससे।
दूसरे वाले के लिए ज्यादा है, इसीलिए दूसरे वाले का TIR होगा, पहले वाले का नहीं होगा। तो ये 14 में पूछा, 2 नंबर में, ये भी 3 में, 8 में, 5 में, 9 में, बाप रे बाप पगला गया ये। और कहीं कुछ नहीं है, वो दिखने में वो तुमको इतना रेड है, ग्रीन है और क्या है, ब्लू है। तो इसी में रेड ग्रीन ब्लू मान लेते हैं हम लोग। अरे बोलो ना। तो सबको ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। हाँ, तो रेड को उसने किया है कितना, म्यू फॉर रेड 1.39, म्यू फॉर ग्रीन 1.44, म्यू फॉर ब्लू कितना 1.47। बोल रहा है इन तीनों में से किसका किसका TIR होगा और किसका किसका नहीं होगा, ये भी बताना है। और ये भी बोल रहा है कि आप थोड़ा सा रे वगैरह भी ड्रॉ करिएगा कि कैसे सबका क्या है। तो मान लो ऊपर वाला ये रेड है, ये क्या है, ग्रीन है और ये ब्लू है। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन, याद है 1.414, आप बताइए इसमें से ऐसा कौन है जिसके लिए म्यू की वैल्यू 1.414 से ज्यादा है। तो ये और ये है, इसका मतलब ये दोनों का TIR होगा, ये दोनों का TIR होगा। ऐसा आप नॉर्मल भी बना लीजिएगा। बाकी इसका TIR नहीं होगा, ये रे बाहर निकल जाएगा। कुछ भी समझ में आ रहा है ये? तो ऐसा है, ठीक है। तो CBSE डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्या कहा जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करवाता है आपसे, ठीक है। हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं कि जो हम लोग अभी छोड़ के जाएंगे। हाँ क्या था, रुक जाओ, हाँ बोलो। How will be the situation change if these rays were incident normally on one of the face of an equilateral prism? अच्छा, ऐसा कुछ सिचुएशन भी दे दिया है। तो बाबू हाँ, तभी तो लग रहा है ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है। तो सुन लो 1 मिनट। इक्विलेटरल प्रिज्म का रे तुम मतलब समझ रहे हो? इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब हुआ कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। बोलो जल्दी और ध्यान से सुनो। नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है तो कंफर्म है कि गया सीधा ही होगा। अरे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है तो बताओ ये कितना है, 60, ये कितना है 90, भाई कितना होगा 30। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कितना होगा, 60 होगा ना। नहीं समझ में आया, 60 होगा। अब कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि साइन 60 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 1/μ। अब लीजिए, इन 60 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 1/μ। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका मतलब हुआ √3/2 शुड बी ग्रेटर देन 1/μ का मतलब हुआ म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2/√3। उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ 2/√3। अब आप इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है ये। आप अपना जैसे करना हो करिए, अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए। व्हाट इज द आंसर ऑफ 2/√3? 1.1। तुम लोग ऐसा करना रे भाई, तुम लोग ऐसा करना, रेशनलाइज कर लेना तो वो ज्यादा आसान पड़ जाएगा हमको लग रहा है डिवाइड करने से। 1.154 यानी, अरे छोड़ो ना, 1.1 तो आ रहा है ना, रहने दो, उतना ही चाहिए हमको। अब सुनो 1 मिनट, सुनो अब 1 मिनट। यानी कि ये केस अगर रहेगा ना, अरे बोलो, तो अब म्यू को ज्यादा होना पड़ेगा किससे, 1.154 से। और यहां पर सबका म्यू 1.154 से यानी सबका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब ऐसे अंदर ही रह जाएगा। अरे बोलिए, ठीक है। तो ये भी ठीक क्वेश्चन था। अब आइए यहां आते हैं, ये बस 1-1 मिनट का है, खत्म हो जाएगा। 5 मिनट से ज्यादा ये क्वेश्चन और ये घर से सोच के आइएगा। ये वाला और ये वाला कर लेते हो, किसी में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहने के लिए ये क्वेश्चन किसका है, IIT का है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, मैं पहले आपको समय देना चाहता हूं
और देखना चाहता हूं कितने लोगों को मेरी वो बात याद है जो मैंने एक दिन आपसे कहा था। अब वही तो बात है। नहीं 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 नहीं, सबके सामने बोला था मैंने, अब बहुत बार बोला है। ये क्वेश्चन बता देगा कि आपको वो बात याद है कि नहीं। पढ़िए आराम से। पहले बताइए ये कौन सा मीडियम है? ग्लास है, ये वाटर है, और सबसे ऊपर कुछ ना दिया है तो एयर है। तो यहां हुआ ठीक है। लेकिन यहां वो पैरेलल टू द इंटरफेस हो गया का मतलब हुआ, जाहिर सी बात है ये क्रिटिकल एंगल होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि म्यू ऑफ ग्लास कितना होगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ ग्लास? म्यू ऑफ ग्लास पूछा है रे बाबू, कितना होगा? देखते हैं कितने लोगों को मेरी वो बात याद है। हालांकि वो बात नहीं भी याद होगा तब भी बन जाएगा ये आपसे, लेकिन मेरी अगर वो बात तुमको याद होगी तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। इतनी आसानी से बन जाएगा कि तुमको यकीन नहीं होगा कि तुमसे बन गया ये। तुम लोग बताओ जल्दी, आंसर क्या होगा? कैसे बनाया तुमने? अंदर का फील जो है ना, बोलिए बाबू कैसे बनाया आपने? तो क्या करेंगे हम लोग? अरे भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? 1 sin 90 डिग्री बराबर म्यू ऑफ वाटर, पता है ना 4/3 होता है, तो म्यू ऑफ वाटर साइन आर करेंगे। तो यहां से आर मिलेगा, फिर यहां पर लगाएंगे। ऐसा करेंगे? पागल हो गए हो? अरे यार, अरे ये सारे फेसेस एक दूसरे, और याद है तुमको मैंने कहा था कि जब सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हो, हम किसी भी दो पॉइंट पर डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट आइए आप इस पॉइंट, और तो बताइए यहां के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, तो आप क्या लिखिएगा? अरे इस यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी होती है? तो आप लिखिएगा 1 sin, रे 1 sin 90 डिग्री बराबर, भाड़ में गया ये वाटर। हम डायरेक्ट अब इस मीडियम के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ, म्यूजी साइन कितना आई। अब साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो ये साइन आई नीचे नहीं चला गया? तो बताओ तो म्यूजी बराबर 1/sin आई हो गया कि नहीं? हो गया। नहीं कुछ था इसमें, खाली वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि आपको नहीं, कि अगर इंटरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो तो किसी भी दो मीडियम पे डायरेक्टली स्नेल्स लॉ तुम अप्लाई कर सकते हो। हमने इस मीडियम के लिए और इस मीडियम के लिए अप्लाई कर दिया। नहीं, आप उस वाटर के चक्कर में पड़ेंगे भी ना, तभी आंसर आएगा आपका। लेकिन फिर आपके स्मार्ट होने में और मजदूरी करने में अंतर ही क्या रह जाएगा? आगे बढ़े, चलिए। ये आप घरे सोचिएगा क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन ये मुंह जबानी बता दोगे, इसे देखते देखते बता दोगे। क्या बोल रहे हो? डी बोल रहे हो? बाप रे, तुम आईआईटी का धुआं उड़ा दे रहे हो ना। क्या आईआईटी सवाल? चलो हाँ, इधर देखो, कह रहा है कि पहले 4-5 गो मीडियम है, 4 गो मीडियम है, म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है। कह रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अरे शायद पढ़ो ना, यही बोल रहा होगा। ए बी और सी डी क्या है? तो तुम बताओ ना, ऐसे एंटर किया है और घूमने फिरने का तो अगर अपने आप के पैरेलल निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा तभी ना। याद है हम लोगों ने देखा था कि सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर होगा तो जिस एंगल पर इंसिडेंस होगा उसी एंगल पर इमर्जेंस होगा। तो हो गया, अगर ये खुद के पैरेलल है का मतलब ये और ये बराबर होगा, आंसर आपका ये वाला हो जाएगा ना। बस ये आखिरी सवाल है, करिए घर जाइए। देखिए ये कहा, ये भी आईआईटी का है। ये
हाउ मेनी media are there? 4. 1, 2, 3 and 4. Refractive index of region 1 is n नॉट, अरे थीटा बोल रहा है रे तुम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थीटा, n नॉट है, इसका n नॉट बाई 2, इसका n नॉट बाई 4, इसका n नॉट बाई, सॉरी n नॉट बाई 6, n नॉट बाई, ऐसा दिया है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मीडियम रेयरर होता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है। हाँ बोल दो तो क्या होगा बताओ, ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर भागेगा, बोलो। तो अभी हम उतना नॉर्मल से दूर भगाएंगे तो इधर भाग जाएगा। तो मैंने मान लो इसे घूमने फिरने के बाद जब वो वहां पहुंचा ना, सुन रहे हैं, तो पता चला बीम जस्ट मिसेस एंटरिंग, मिसेस का अरे मिसेस है, अरे यार नहीं ये मत करिएगा, ऐसा भी ढेर आप लोग दुलारे आनर मत होइए, समझ रहे हैं। छोड़ देता हूं, खाली उधर रिकॉर्डिंग हो रहा होता है कि मारने पीटने में समय लगेगा, तो तुम लोग अभी ये सर पे मत चढ़ो। मैं कह रहा हूं कि रीजन 4 में एंटर करने से वो जस्ट मिस कर जा रहा है। तो क्यों मिस कर जा रहा है का क्या मतलब है? ऐसा मान लो इधर से घूमता फिरता है, जस्ट मिस करने का मतलब समझ रहे हो कि वो सरफेस के पैरेलल निकल गया होगा। अरे थोड़ा भी इधर जाता तो एंटर कर जाता, जस्ट मिस कर रहा है, तो इसका मतलब है सरफेस के पैरेलल निकल गया होगा, क्योंकि ये जा रेयरर से डेंसर से रेयरर में ही ना रहा है। नहीं बोलिएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि शायद थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो एक काम करिए ना बाबू, आप इस पॉइंट और इस पॉइंट में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगाइए। तो यहां आप क्या बोलिएगा, एन नॉट साइन थीटा, एन नॉट साइन थीटा बराबर एन नॉट बाई 8 साइन कितना, 90 डिग्री ना। तो एन नॉट बाई 8 साइन 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज 1। एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा आपका 1 बाई, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1 बाई 8। नहीं समझ में आया? तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई 8 ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बाबू? सही है, चलो ठीक है।